हेलो स्टूडेंट, रजवार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 10वीं की सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा 5वां लेसन चल रहा था लोकतंत्र। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क या लोकतंत्र के दोष, क्या लोकतंत्र के दोष होते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, कि लोकतंत्र जिन देशों में लोकतंत्र है, लोकतंत्र शासन प्रणाली है, उन देशों में उसको और सफल बनाने के लिए किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट है हमारा सामाजिक न्याय की स्थापना। सबसे जो पहला पॉइंट है, पहली परिस्थिति ये होनी चाहिए कि वहाँ पर क्या सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। उन देशों में जहाँ पर लोकतंत्र शासन प्रणाली है, वहाँ पर क्या सामाजिक न्याय होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, भाषा, रंग, जो काला गोरा होता है कहते हैं, नस्ल, लिंग या जन्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब समाज में जो सामाजिक न्याय होता है, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति कानून के समान समान माने जाने चाहिए। जो सभी सारे व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का हो, चाहे कहीं पर भी जन्म, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे गोरा हो या काला हो, किसी प्रकार का भी हो, वह कानून के समक्ष समान होना चाहिए। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान माने जाने चाहिए और उन्हें न्यायालय समान कानूनी संरक्षण दे और उन्हें न्यायालय द्वारा समान कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। भाई किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और न्यायालय सभी के लिए समान होना चाहिए। इस प्रकार जब सभी को समाज में समान स्थिति प्राप्त होती है तो तभी वहाँ सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। अगर समाज में सभी व्यक्ति समान हैं, सभी को लगेगा कि हाँ समाज में हमारी भी कुछ स्थिति है, हमारी भी कुछ पोजीशन है, तो हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, तो उस समाज या उस देश में सामाजिक लोकतंत्र या वहाँ लोकतंत्र की स्थापना या उसकी सफलता के ज़्यादा चांस होते हैं। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वह आर्थिक समानता की स्थापना। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो है वह आर्थिक समानता की स्थापना होनी चाहिए। लोकतंत्र की सफल संचालन के लिए आर्थिक समानता बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जो आर्थिक समानता है वह बहुत ज़रूरी है। लोगों में आर्थिक रूप से क्या आर्थिक समानता का अर्थ होता है जो लोगों के बीच खाई होती है, अमीरी और गरीबी की, उस खाई को कम करना। समान तो नहीं बना सकते, आर्थिक रूप से हम किसी को समान नहीं बना सकते, भाई सभी अमीर हो जाएं, ऐसा तो कर ही नहीं सकते, कोई भी देश नहीं कर सकता। किंतु जो उनके बीच जो खाई है, लोगों के बीच में कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, तो इनकी जो बीच की जो खाई है उसको हम कम कर सकते हैं। इसे राज्य में यथासंभव का मतलब जहाँ तक संभव हो सके, राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो, अर्थात गरीब और अमीर के बीच की चौड़ी खाई ना हो, तब ही संभव है जब देश में बड़ी मात्रा में मध्यम वर्ग मौजूद है। यह तभी संभव होता है जब मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास परिवार होते हैं वह ज़्यादा होते हैं, तभी अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो सकती है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, अब शिक्षित और जागरूक जनता हो। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या शिक्षित और जागरूक जनता हो। जनता को पता होना चाहिए कि हमारा क्या अधिकार है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारा भला किस में है, हमारा बुरा किस में है, ये जनता को पता होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित व जागरूक होना बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्या को समझ सकते हैं। ये समाज नहीं है, समझ सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको ही पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है, चुनाव में किस प्रकार भागीदारी होती है, चुनाव में हमारा मत का क्या महत्व होता है। जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही होंगे। आपने देखा होगा पहले जो बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे दादा दादी होते हैं, वो क्या वोट देने के लिए क्या
कौन जाए वोट देने, उससे हमें क्या मिलेगा। ऐसी बातें आपने सुनी होगी, आपके घरों में भी कहते होंगे जो बुजुर्ग लोग हैं। जब चुनाव के टाइम आता है वोट देने की, जिस दिन वोटिंग होती है तो क्या कहते हैं, हमें क्या मिलेगा वोट देने से। तो जो शिक्षित वर्ग होगा उसको पता है कि वोट देने से हमें क्या मिलेगा, हमें अपनी मनपसंद की सरकार मिलेगी जो जनता का भला करेगी। इसके अलावा जब जनता जागरूक होती है तो सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों एवं कार्यों का विरोध करने में भी समर्थ होती है। जो अगर जागरूक जनता होगी, शिक्षित जनता होगी, तो लोकतंत्र की समस्या भी उनको पता होगी, और सरकार की जो विरोधी नीतियाँ हैं, जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं, उनका विरोध करेगी। और विरोध करेगी तो सरकार को क्या, उन नीतियों को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, और जनता के भले के लिए कार्य करना पड़ेगा। अगर अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, समझदार लोग नहीं हैं, तो सरकार मनचाही नीतियाँ बना लेती है, और जनता क्या करती है, उन नीतियों के अकॉर्डिंग चलती रहती है। और उनसे पूछा जाए तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, हमें क्या पता ऐसा क्यों हो रहा है, हमें तो पता नहीं, हम तो जो होता है हमें क्या लेना देना उससे, बस हमारा तो काम चल रहा है, ऐसी बातें करते हैं। तो इसीलिए लोकतंत्र की क्या सफल आवश्यकता के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षित और जागरूक जनता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वह बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। अगर लोकतंत्र में जो पैसों की मंदी आ जाती है, अर्थव्यवस्था नीचे चली जाती है, तो क्या होता है, वहाँ पर विकास नहीं हो पाता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी व इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने के बाद ही उन देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ। जो जर्मनी और इटली हैं, वहाँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर क्या, लोकतंत्र अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई थी, सारे पैसे क्या युद्ध में समाप्त हो गए थे। और इस वजह से अगर युद्ध होगा तो ये तो मान के चलो कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी, क्योंकि उसमें माल और जान दोनों की हानि होती है। और दोनों की हानि होती है तो गरीब देश इतनी जल्दी से विकसित नहीं कर पाता, और विकासशील देश को भी क्या इसका नुकसान उठाना पड़ता है, और जो विकसित देश है उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। जो अल्प विकसित देश है उनका तो क्या कहना। तो अगर युद्ध होगा तो अर्थव्यवस्था तो नीचे आएगी, गिरेगी, अर्थव्यवस्था गिरेगी, तो वहाँ पर जो लोकतंत्र है वह लड़खड़ा जाएगा। इसीलिए क्या, जो जर्मनी और इटली थे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहाँ जो लोकतंत्र था तो वो लड़खड़ा गया था, समाप्त हो गया था, उसका अंत हो गया था। इसीलिए वहाँ पर तानाशाही शासन की स्थापना हो गई थी। आपने हिटलर और मुसोलिनी का नाम सुना होगा, हिटलर का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर यही इनकी तानाशाही की स्थापना होगी, नाजीवादी और फांसीवादी। नेक्स्ट जो है सत्ता का केंद्रीकरण व स्थानीय स्वशासन। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो सत्ता है, जो शक्ति है, उसका केंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए। और स्थानीय स्वशासन को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर 73 और 74 संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई, उनको स्वतंत्रता दी गई। इसी प्रकार स्थानीय स्वशासन को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अधिनायक तंत्र का आधार है सत्ता का केंद्रीकरण। जो अधिनायक तंत्र है उसका आधार क्या है, सत्ता का केंद्रीकरण। अधिनायक तंत्र में किसी एक व्यक्ति की सरकार होती है, वह व्यक्ति अपने बल के प्रयोग से सत्ता को अपना लेता है और अपने मनचाही नीतियों को बनाता है। वहाँ पर क्या होता है, जनता को किसी प्रकार के कोई समानता या कोई स्वतंत्रता या कोई किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको कानून बना दिए जाते हैं और जनता पर थोप दिए जाते हैं। और एक व्यक्ति की सरकार, वहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। सभी प्रकार की जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्तियाँ हैं वह सभी एक व्यक्ति के हाथ में होती है। एक ही व्यक्ति कानून बनाता है, एक उसी को वही लागू करता है, वही निर्णय सुनाता है। अगर सब कुछ एक ही व्यक्ति करे तो आप ही सोचो
सब कुछ एक ही व्यक्ति करे तो वो किस प्रकार के कानून बनाएगा और किस तरीके से लागू करेगा और किस प्रकार से जनता का वह शोषण करेगा। किंतु लोकतंत्र में क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, सत्ता बटी हुई होती है अलग अलग संस्थाओं में। लोकतंत्र का आधार है सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या है लोकतंत्र का आधार? सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं, लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा स्वरूप स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्य में रुचिपूर्वक भाग लेता है। स्थानीय स्वशासन होने से हमारे यहाँ पर भी जो 73वां जो 74वां संविधान संशोधन है, आपने पंचायती राज के बारे में सुना होगा, 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इस वह क्या 73वें संविधान संशोधन जो ग्रामीणों को जो पंचायती राज के तहत जो अधिकार दिए गए, संवैधानिक अधिकार देंगे 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान के जो शहरी है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो स्थानीय लोग होते हैं, जैसे हम सरपंच का चुनाव करते हैं, अगर उनमें पार्षदों का चुनाव करते हैं, उसमें क्या जो नॉर्मल जनता होता है, जो सामान्य जनता होती है, वह डायरेक्ट भाग लेती है और प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो वह ये स्थानीय स्वशासन होता है। तो इसलिए क्या कहा गया कि जो लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या होना आवश्यक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। छठा जो पॉइंट है आपका, स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। लोकतंत्र की सफलता के लिए ये भी आवश्यक है कि जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और शक्तिशाली होनी चाहिए। वह व्यवस्थापिका कार्यपालिका के अधीन कार्य नहीं करनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से कार्य करने चाहिए। लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है। लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है, मतलब लोकतंत्र में संविधान के अकॉर्डिंग कार्य किए जाते हैं, संविधान द्वारा शक्तियों को बांट दिया जाता है और सारी संस्थाएं उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। जिसका अर्थ है लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती है। जो लोकतंत्र में सरकार है उसको निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती। निरंकुश सत्ता मतलब मनचाहे कानून बनाना, मनचाहे तरीके से लागू करना, मतलब अत्याचारी सरकार नहीं होती लोकतंत्र में। अभी तो उसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक मर्यादाओं और सीमाओं को स्वीकार करना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी होती है, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानूनों का उल्लंघन करने और अत्याचार बनने से रोकती है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी और शक्तिशाली होगी तो वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखेगी और कार्यपालिका जो मनचाहे ढंग से कानूनों को लागू करती है, मनचाहे ढंग से सरकार चलाती है, तो उसको रोकती है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित करने में सक्षम होती है। अगर तभी तो कहा स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र मतलब वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होनी चाहिए। जो हमारा अनुच्छेद 51 कहता है उसमें कार्यपालिका को क्या किया गया, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के स्वतंत्र से अलग रखा गया है, इसीलिए ताकि जो स्वतंत्र न्यायपालिका होगी वह व्यवस्थापिका के बनाए हुए कानूनों को भी अवैध घोषित कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसको लगेगा कि भाई ये कानून अवैध हैं, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, जनता के खिलाफ बनाए गए कानून हैं, और अगर कार्यपालिका उन कानून को लागू भी करती है तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर देती है। इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनमत का निर्माण। क्या है? लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत का निर्माण होना। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत का निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। जनमत का निर्माण होना चाहिए, जनता को अपना मत देने का अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यह स्वतंत्र निकाय होने चाहिए, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगर सरकार का नियंत्रण हो जाए तो ये सरकार का मनचाहा कहेंगे, जो सरकार कहलाएगी वही ये प्रसारित करेंगे। इसीलिए इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये निष्पक्ष होने चाहिए। सरकार अच्छा करे तो उसकी अच्छाई बताएं, अगर सरकार बुरा करे तो उसकी बुराई बताएं, तभी जनता को पता चला। इनके माध्यम से ही जनता को पता चलता है भाई
क्या हो रहा है सरकार में, क्या नहीं हो रहा। आप न्यूज़ देखते हो तभी तो आपको पता चलता है। घर में, आपके घर में कोई भी न्यूज़ देखता है तभी आप भी बैठते हो साथ में, तो आपको पता चलता है ना, ये सरकार में अब ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये नीतियाँ आ रही हैं, ये कानून बन रहा है। तो क्यों, किससे पता चलता है? हमें न्यूज़ से, पूरा प्रेस से पता चलता है। अगर ये निष्पक्ष नहीं होंगी, सरकार के अंडर में आएंगे, सरकार का इस पर दबाव होगा, तो ये क्या करेंगे, सरकार की गलत नीतियों को दिखाएंगे ही नहीं, और सरकार की अच्छी अच्छी नीतियां दिखा देंगे आपके सामने। आप सोच सके सरकार अच्छा काम कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये निष्पक्ष होनी चाहिए। जब जनमत का निर्माण के साधन स्वतंत्र होते हैं, तब नागरिक संगठित रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों और कार्यों की आलोचना करने में सफल होते हैं। अगर ये निष्पक्ष होंगे, स्वतंत्र होंगे, तो जनता को पता चलेगा भाई क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, सरकार क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है। तो फिर सरकार की नीतियाँ जो बुरी हैं उन जो जनता के सामने आएंगी, और जनता उनका क्या करेगी, विरोध करेगी, उनकी आलोचना करेगी। अगर सरकार की खूब सारी आलोचना होती है तो सरकार को पता चला कि भाई ये हमारी खूब सारी आलोचना हो रही है, जनता को पता चल गया है कि हमारा भांडा फूट गया है, तो फिर क्या करेगी, वह गलत काम करने बंद कर देगी। उसको पता है, क्योंकि अगले 5 साल बाद फिर उसको वापस आना होता है। अगर किसी सरकार को वापस आना होता है तो वो सरकार क्या करेगी, जनता के अकॉर्डिंग ही कार्य करके जनता के विकास में ही कार्य करेगी। इसीलिए कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के जो साधन होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस, साहित्य, ये सिनेमा, दूरदर्शन, ये सब क्या होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, सरकार के अकॉर्डिंग, सरकार के क्या अंदर में नहीं होने चाहिए, दबाव में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है जो सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजना व सार्वजनिक हित में होनी चाहिए। विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाएं जो कृषि व उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक हों, राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती हों, तथा समाज के श्रमिक वर्ग व कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हों। ऐसी योजनाएं, राष्ट्रीय योजना, तभी तो सरकार की योजनाएं आती हैं भाई। बीपीएलों के लिए, जो गरीब है, जो गरीब वर्ग है, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती हैं। तो सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह जनता का सर्वांगीण विकास करे, और जो कम देश समाज में कमज़ोर वर्ग हैं तो उनका विशेष ध्यान रखे, उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाए। इसलिए जो राष्ट्रीय योजना होनी चाहिए वह सार्वजनिक हित में होनी चाहिए, सभी के हित में होनी चाहिए, पर्टिकुलर किसी विशेष वर्ग के हित में नहीं होनी चाहिए। सरकार के लिए सभी वर्ग समान हैं, इसलिए सभी के हित में होने चाहिए। नेक्स्ट है जो आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि आधारभूत मामलों में समाज के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों की सहमति हो। जो आधारभूत मामले हैं, जो देश के मामले हैं, उसमें सभी वर्गों का सहमत होना बहुत ज़रूरी है। अगर सही वर्ग सहमत नहीं होंगे तो वही देश में फिर वो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वही सांप्रदायिक दंगे होंगे। तो इसीलिए जो आधारभूत मामले हैं उसमें सभी वर्गों का, राजनीतिक दलों की सहमति होनी जरूरी है। अगर सभी वर्गों की सहमति होती है तो वही देश सबसे तेज़ी से विकास करता है। नेक्स्ट है योग्य व निष्ठावान राजनेता होने चाहिए। योग्य राजनेता होने चाहिए। जो नेता लोग होते हैं वह योग्य होने चाहिए और देश के प्रति उनकी निष्ठा होनी चाहिए, अपने स्वार्थ पूर्ति में ना लगे रहें, ऐसे राजनेता होने चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य व निष्ठावान व बुद्धिमान राजनीतिज्ञों का होना बहुत ज़रूरी है। राजनेताओं का होना बहुत ज़रूरी है। योग्य नेता होंगे, देश के प्रति निष्ठा रखने वाले नेता होंगे और बुद्धिमान नेता होंगे तो वो देश के विकास में भागीदारी होंगे। वह अपने स्वार्थ पूर्ति में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वह देश के विकास में ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसे नेता ही राष्ट्रीय समस्याओं को समझते हैं और उनका शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालते हैं। और लोकतांत्रिक मतलब जो लोकतंत्र के अकॉर्डिंग हो, जो संविधान के अकॉर्डिंग हो, उन साधनों का प्रयोग करके इन समस्याओं को सुलझाने का कार्य करते हैं। यह था आपका
लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यकताएं, इन आवश्यकताओं का होना लोकतंत्र की सफल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी देश में लोकतंत्र को सफल बनाना है, जनता का विकास करना है, तो ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसी के साथ आपका जो 5वां लेसन था लोकतंत्र वह समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट जो लेसन है पढ़ेंगे, हम 6ठा लेसन पढ़ेंगे। इसमें वो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो इस अगर आपको इस लेसन में किसी प्रकार की भी कोई समस्या है या कुछ समझ नहीं आता, कोई पॉइंट कुछ भी समझ नहीं आता, या किसी पॉइंट में आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा, या ये शब्द समझ क्या है, इसका क्या अर्थ निकलता है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर शब्द को लेके या कुछ पॉइंट को लेके, या तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्या है तो उसको कमेंट में सॉल्व करने की, नहीं तो अगली वीडियो जब भी मैं डालूँगा तो उसको सबसे पहले उस जिसकी भी जो समस्या होगी उसको सॉल्व किया जाएगा, फिर हम आगे वीडियो में चलेंगे। थैंक यू।